Welcome to my channel Knowledge Box. I'm Rima, your facilitator. If you have not subscribed my channel, please do subscribe it and please hit the bell icon so that you get every notification whenever I'll be uploading a video. So this session will be helpful for those teachers who are going to appear in the 7th phase बिहार वैकेंसी. तो हम लोग बिहार वैकेंसी में जो भी टीचर्स अपीयर करने जा रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा. जो भी उच्च माध्यमिक या माध्यमिक के टीचर्स बनने जा रहे हैं, ये बेसिकली माध्यमिक के लिए है, 9-10 के टीचर्स के लिए है. जैसे कि डिटेल सिलेबस प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है. हमें बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि जो भी क्लास 9-10 या 11 जो भी जिस तरह के जो भी टीचर्स बनने वाले हैं उस कैटेगरी के जो बुक्स है SCERT के जो बुक्स होंगे, जो बिहार में जो बुक्स चलते होंगे बिहार बोर्ड में, वही बुक्स को हमें फॉलो करना होगा. तो अगर कोई 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं तो जो 9-10 में जो बुक्स चल रही हैं उसे हमें डीप स्टडी करना पड़ेगा. अब जो इसका जो लेवल होगा, लेवल बिट हाई होगा. लेवल 9-10 के लेवल का नहीं होगा. हम अगर 9-10 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा लेवल एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए. और अगर हम 11-12 के टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारा जो लेवल होता है, जो हमारा पोटेंशियल होना चाहिए, वो हमारा मास्टर्स के लेवल का होगा. उस टाइप का ये पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न एग्ज़ाम में सेट होगा. तो जो भी सोच रहे हैं बस 9-10 का है और हम बहुत ही इजीली इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, समरीज़ पढ़ लेंगे, तो वैसे क्लियर नहीं होने वाला है. हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा. इस चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स में हमें क्या क्रिटिकल एनालिसिस है, क्या समरी है, क्या मेन थीम है, ये सब चीज़ों को हम लोग को लेके चलना पड़ेगा. और रिसेंटली जो केवी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा गया था कि जो चैप्टर का इनसाइड है, चैप्टर का इनसाइड में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए गए थे. तो मे बी बीपीएससी भी, जैसे कि पहले कोई टीचिंग एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट नहीं कराई थी, तो शायद इस बार जब वो नई वैकेंसी जब लाए हैं टीचर स्पेशली टीचिंग के लिए, तो ये तो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है एक टीचिंग के लिए. इससे पहले उन्होंने टीचिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं की थी, तो उन्होंने भी केवीएस का ही पैटर्न फॉलो किया है. केवीएस ने रिसेंटली अपना सिलेबस चेंज किया था और सिलेबस जब चेंज किया तो वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड था. जो भी शिक्षक बनने वाले थे उन्हें एनसीईआरटी के जितने भी सारे बुक्स थे उन्हें एज ए सिलेबस कवर अप करना था. तो हमें भी जो बिहार की वैकेंसी है इसमें भी हमें SCERT जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस कवर करना है. तो आज हम लोग क्लास 9-10 नहीं, क्लास 10 का जो प्रोज एंड पोइट्री का एंथोलॉजी है, एंथोलॉजी मतलब ग्रुप ऑफ प्रोज एंड ग्रुप ऑफ पोइट्री वगैरह, ठीक है, एक कलेक्शन होता है एंथोलॉजी, स्पेशली प्रोज या पोइट्री किसी का भी. तो ये कलेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं. ये बुक हम लोग आज करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का है. तो सबसे पहला चैप्टर इसमें है द पेस फॉर लिविंग और इसके जो ऑथर हैं RC हचिनसन. तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये हमारा लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है. तो हमें बस इसे सुपरफिशियल रीडिंग नहीं देना है कि हम लोग ऊपर से पढ़ते हुए गए और इसके कोई भी क्रिटिकल चीज़ हमें पता ही ना हो, क्यों लिखा गया है, ऑथर किस टाइप में लिखा गया है, या ये जॉनर किस जॉनर में पड़ता है. ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये किस जॉनर में. बेसिकली ये वाला जो जॉनर है ये हम ऐसे होता है, ये ऐसे में पड़ता है, ये एक ऐसे है, ठीक है. क्वेश्चंस यहाँ से सेट हो सकती है. तो इनके ऑथर का नाम है RC हचिनसन. तो सबसे पहले कभी भी हम लोग अगर लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उस टेक्स्ट के जो राइटर होते हैं या पोएट होते हैं उन पे हमें फोकस ज़रूर करना चाहिए. तो यहाँ पे भी जो राइटर दिया गया है हमें उन्हें भी रीड करना है, ठीक है. सो RC हचिनसन अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट. तो वो एक क्या थे, एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे. एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज़ ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस. तो जो ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे स्पेशली उनका एक एज था, ठीक है, एक एज था. वो स्पेशली जब लिखते थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स पे लिखते थे, पैराडॉक्सेस पे, जो भी अनकरेक्ट चीज़ें रखती थी, जो भी अपोजिट चीज़ें सोसाइटी में रहती थी, उन चीज़ों पे वो लिखते थे. इन द पेस फॉर लिविंग RC हचिनसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन. तो ये बेसिकली ये लाइन आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप लोग प्लीज़ अगर बैठे हैं तो एक पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है उसे आप लोग कॉपी डाउन करते जाइए. क्योंकि ये नहीं में से एक जो कि अगर प्रेस्क्राइब किया गया है कोई टेक्स्ट, मतलब उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन सेट होंगे, मीन्स टेक्स्ट के अंदर से ही क्वेश्चन सेट होंगे. तो हमें टेक्स्ट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. तो ये इस लाइन में जो
ऑथर है ये बोल रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसमें हचिंसन क्या कहते हैं, मॉडर्न मैन का एगोनी, एगोनी मतलब होता है पेन, तो मॉडर्न मैन का जो पेन है उसे डिपिक्ट किया गया है इस ऐसे में। ही ब्रिंग्स आउट हाउ फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस ऐसे में जो हमारे ऑथर है आर्ची हचिंसन, उन्होंने जो फास्ट पेस मूवमेंट है हमारे सोसाइटी का, उसके वजह से जो प्रेशर हमारे ह्यूमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में पड़ता है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। जो प्रेशर मैन, विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर पड़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न लाइफ है, फास्ट पेस है, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मिली है जो विद इन सेकेंड्स हमारे काम ईजी कर देती है, बट ये इतना मेंटल प्रेशर एग्जर्ट करती है हमारे माइंड पे कि कभी कभी ये प्रेशर हमारे बस की नहीं होती। तो ये पॉइंट्स लेकर हमारे जो ऑथर है वो हमारे इस जो ऐसे है उसमें वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते इसकी जो मेन स्टोरी है वहाँ पे हम लोग चलते हैं। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. Now सबसे पहला पॉइंट आप इसे नोट डाउन ज़रूर करिए। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। क्या है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। जो ऑथर है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में अपना जो स्टोरी है, जो ऐसे है वो बता रहे हैं, मतलब वो खुद बता रहे हैं, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिएगा कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वेदर ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन में ऑथर ने लिखा है। तो ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट पर्सन में है। ओके, तो आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने डबलिन में एक प्ले देखा था। प्ले मतलब एक ड्रामा जो होता है उसे हम प्ले कहते हैं। नॉट लॉन्ग in which the character was an elderly corn merchant in a small Irish country। तो जो डबलिन में जो उन्होंने प्ले देख रहे थे वो प्ले एक कॉर्न मार्चेंट के ऊपर था। वो एल्डरली थे, थोड़े बुजुर्ग थे। तो आयरिश कंट्री, आयरिश होता है आयरलैंड में अगर रहता है कोई तो उसे आयरिश बोलते हैं। तो एक कंट्री टाउन था। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंगजाइटीज़। अब जो वो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, चीफ कैरेक्टर है, जिसे हम लोग प्रोटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आएगा कि चीफ कैरेक्टर मीन्स व्हाट, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोटागोनिस्ट। हिज हर्ट वॉज डिकी मीन्स वो उनका जो हर्ट था वो बहुत ही वीक था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। उनके जो नेफ्यू थे, कितने सारे एंग्जाइटीज़ थे, कितने सारे पेन थे, कितने सारे प्रॉब्लम्स थे उनके लाइफ में। एक तो उनका हर्ट डिकी था, वो वीक हर्टेड थे। सेकंड, उनके नेफ्यू जो थे उन्हें वो चीट करे थे। हिज अगेन थर्ड है यहाँ पे 3 एंग्जाइटीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, इसे आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। 1, हिज हर्ट वॉज डिकी। नंबर 2, हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। एंड नंबर 3, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग £10 ऑन अ हॉलीडे। ये £10 उनकी वाइफ जो है हमेशा जब भी वो हॉलीडे में जाना चाहती है वो स्पेंड करती थी। ये सारे प्रॉब्लम्स किनके थे? जो ओल्ड एल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे उनके प्रॉब्लम्स थे। ओके, ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। अब क्या है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी एंग्जाइटीज़ है, अब जो पेस ऑफ लाइफ है, जो स्पीड है लाइफ की, वो उनके लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, टू मच था, जो उन्हें बेयर नहीं कर पा रहे थे वो। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ क्राई फ्रॉम द हर्ट। डिस्पेयर मतलब जब कोई होपलेस हो जाता है उसे हम लोग डिस्पेयर बोलते हैं। ओके, अब वो होपलेस हो गया था, उसके बाद वो क्या बोल रहे थे, वो कुछ कमेंट करते हैं अपने उस प्ले के अंदर। ओके, क्या कमेंट करते हैं? दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ 1000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट। अब वो कंप्लेन कर रहे थे किसकी? फास्ट पेस ऑफ लाइफ की। अब वो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया किसका? एक फास्ट पेस ऑफ लाइफ, जैसे कि एरोप्लेन का स्पीड हम लोग सभी को जानते हैं। ठीक है, वो एक बात बोल रहे कि किसी ने उन्हें बताया, किन्हीं लोगों ने उन्हें बताया कि वहाँ पे कहीं एक एरोप्लेन है और वो बहुत ही फास्ट जाती है। कितना फास्ट जाती है? 1000 miles an hour। ये जो 1000 miles an hour है, इसे भी हम लोग को नोट डाउन करके रखना होगा। मे बी ये इस पे से भी कोई क्वेश्चन सेट हो जाए। ओके, नाउ दैट्स टू फास्ट।
me, that was most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation, and besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approaches. You saw what the old fool meant. अब क्या है, तो हमारे ऑथर जो बोलते हैं कि ये जो प्ले देखने गए उसमें से जो लाइन अभी हम लोगों ने देखा, ये वाली लाइन, दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट, ये वाली जो लाइन है ये बहुत ही एन्चांटिंग लगी, बहुत ही मैजिकल लगी उन्हें। अब वो क्यों ऐसे बोल रहे, देखिए, द मैन्स कंप्लेंट वॉज ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। अब क्या हुआ, जो मैन कंप्लेन कर रहे थे, ठीक है, वो कंप्लेन कर रहे थे स्पीड लाइफ के बारे में, जो लाइफ का इतना स्पीड में उनकी लाइफ चल रही है उन्हें पसंद नहीं था, और वो एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं जस्ट स्पीड लाइफ का ही। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो एग्जाम्पल सेट करेंगे, जो कुछ अपोजिट एग्जाम्पल्स रहेंगे, बट यहाँ पे जो उनका जो प्रॉब्लम है उसी टाइप का एग्जाम्पल्स भी वो बता रहे। इसलिए यहाँ पे जो ऑथर बोल रहे हैं जो कंप्लेन था वो ग्लोरियसली इररिलेवेंट था, बिना कोई कनेक्शन का था उनके लाइफ का सिचुएशन से। एंड बिसाइड्स कॉमिक, और ये कॉमिकल होने के साथ साथ ये ऑथर को ये बताती है कि आयरिश लोग कैसे ट्रूथ के पीछे पड़ते हैं उन्हें पता करने के लिए, कैसे वो डिफरेंट काइंड के अप्रोचेस यूज़ करते हैं उस ट्रूथ तक पहुंचने के लिए। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मेंट। अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि आप लोगों ने देखा कि वो ओल्ड फूल जो है, जो ओल्ड फूल यहाँ पे बताया गया है उस ओल्ड एल्डरली कॉर्न मार्चेंट को यहाँ पे ऑथर जो है उन्होंने ओल्ड फूल के तरह एड्रेस किया है, ठीक है। किन्होंने एड्रेस किया है, जो ऑथर है उन्होंने एड्रेस किया है किसे, एल्डरली कॉर्न मार्चेंट को। Not that I have any dislike of rapid movement myself। अभी ऑथर खुद के बारे में बता रहे हैं, अभी तो उन्होंने ओल्ड मार्चेंट के बारे में बताया, कॉर्न मार्चेंट के बारे में, अब वो खुद की नोशन दे रहे हैं, खुद का व्यू पॉइंट दे रहे हैं स्पीड के ऊपर। लाइफ में जितनी स्पीड होती है, वो रैपिड मूवमेंट जितनी होती है हमारे लाइफ में, उसके बारे में वो अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं उन्हें कोई डिसलाइक नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जो लाइफ की स्पीड है उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एन्जॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। अब वो बोलते हैं कि हम एन्जॉय करते हैं, वो जो ऑथर है वो एन्जॉय करते हैं कार में जाना 90 माइल्स एन आवर। कितना दूर तक जा सकते हैं, 90 माइल्स तक वो जाना पसंद करेंगे 1 घंटे में, इतने स्पीड में वो जाना पसंद करेंगे। बट वो यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। तो उनकी बात क्या था, कब वो एंजॉय करेंगे, जब तक वो कार उनकी ना हो पर वो कार को ड्राइव कर रहे हो। तो ये उन्होंने बताया, तभी वो उन्हें एंजॉय करेंगे। क्या एंजॉय करेंगे, वो स्पीड, कार की स्पीड को एंजॉय करेंगे। आई एडोर द मैसेज दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर सी। और वो एडोर करते हैं, ठीक है, एडोर करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं उन मशीन को जो आपको या ऑथर को बेटर सी तक पहुंचा देते हैं। बेटर सी एक प्लेस का नेम है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये एक जो लाइन है, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डे सीम टू मी एज अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। तो कौन सा एक्सपीरियंस उनके लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मतलब सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा। डाइन इन लंदन मीन्स ही इज़ गोइंग टू हैव द डिनर इन द लंदन एंड देन इन द न्यूयॉर्क ही विल बी हैविंग द व्हाट, लंच। ओके, मतलब रात को उन्होंने डिनर किया और नेक्स्ट डे लंच करेंगे वो न्यूयॉर्क में। इस तरह का भी अगर स्पीड चलेगा उनके लाइफ में तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो उसे सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस बता रहे थे। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल, बट अगेन कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। ऑथर ने सबसे पहले बताया कि उन्हें स्पीड पसंद है, उन्हें पसंद है कि वो डाइन करे लंदन में एंड देन लंच करे न्यूयॉर्क में, बट अगेन वो एक कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हैं, एक ऑपोजिट थिंग बता रहे हैं कि भले हम लोग वो एक्सपीरियंस करें, भले वो एक्साइटिंग लगे, भले वो सेटिस्फैक्टरी मिले, बट जो रियल प्लेजर है ट्रैवल का वो नहीं मिलेगा।
ठीक है। जो रियल प्लेजर है ट्रैवल करने का वो नहीं मिलेगा। मेरे जब भी कोई ट्रैवल करता है वो बहुत ईज से ट्रैवल करता है, इतना हड़बड़ी में किसी को मज़ा नहीं आएगा। पर यहाँ पे अगर आप कोई डाइन कर रहा है, मतलब लंदन में अगर लंच कर रहा है, फिर न्यूयॉर्क में, सॉरी लंदन में डिनर कर रहा है और लंच करेगा न्यूयॉर्क में, तो कितना हरिड होगा वो, कितना जल्दबाजी में वो काम करेगा। पर ये तो ट्रैवल का मज़ा नहीं हुआ। भले उसे पसंद है, सेटिस्फाइड है ऑथर, बट स्टिल क्या होगा, ये पसंद, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होगा कि इतना हरिडली कोई भी काम किया जाए। अब वो उस टाइप के जो ट्रैवल था उसको कंपेयर करते हैं, द शॉर्ट ऑफ वन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन। तो जो कंट्री बस में, जो एक विलेज एरिया है उसके बस में जो अगर जब ट्रैवल करते हैं, वो जो प्लेज़र मिलता है वो प्लेज़र हमें उस ट्रैवल में नहीं मिलेगा जब हम लोग डाइन करेंगे लंदन में एंड देन लंच करेंगे हमारे न्यूयॉर्क में। इतना स्पीडी लाइफ उस तरह का प्लेजर नहीं देती है, बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। बट वो क्या देगी, एक ऊपरी तरह से एक आपको एन्जॉयमेंट दे सकती है। इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट और एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट। अब क्या हुआ, ये इस तरह का एक एक्साइटमेंट है जो स्पीड ऑफ लाइफ हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे एंसेस्टर को नहीं मिला था, वो भी इसके बिना ही थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, बट उन्हें नहीं मिला है, पर अगर ये जो स्पीड ऑफ लाइफ हमें मिली है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ग्रेटफुली। हमें इसे इसके प्रति ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि हमें इस तरह की लाइफस्टाइल मिली है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ मिली है जो हमारी लाइफ को इतनी ईजी करती है। यहाँ पे ऑथर का मेन थीम है कि कैसे स्पीड ऑफ लाइफ है, कैसे हमारे लाइफ चेंज हुआ है। बट यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं कि ऑल्दो ये हमें एक स्पीड देती है, ऑल्दो हमें ये कंफर्ट देती है, बट वो प्लेज़र नहीं दे सकती है जो हमारे एंसेस्टर्स को मिला करता था। कोई भी चीज़ आती है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स के साथ आती है। अगर इसके एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होती है। जो भी कैपेसिटी होती है स्पीड की, वो तो हमें फ़ायदा देती है, बट उसका नुकसान भी होता है कहीं ना कहीं। आज मोबाइल फ़ोन ही हमारे पास है तो एक किसी के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, पर किसी के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। तो इस तरह से वो अपने इस ऐसे में एडवांटेजेस बताना चाह रहे हैं और डिसएडवांटेजेस बताना चाह रहे हैं। Know where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activity of our time tend as they naturally do to follow the pace of mind। तो अब उन्हें स्पीड पसंद है, ठीक है। इस लाइन में वो बताना चाह रहे हैं कि उन्हें तो स्पीड पसंद है, ठीक है, उन्हें स्पीड पसंद है, पर वो स्पीड उन्हें नहीं पसंद है जो मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड है, ठीक है। मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ जो रिलेटेड है, वो बोलते कि वैसा स्पीड का क्या फ़ायदा जो मशीन को कॉपी करे, जो मशीन के साथ कम्पीट करे। हमारा ब्रेन ह्यूमन ब्रेन है, हमारा ब्रेन मशीन नहीं है, पर वो ब्रेन अगर मशीन को जाके कम्पीट करने लगेगा तो क्या होगा, हमारा ब्रेन ये स्पीड को हर किसी का ब्रेन नहीं कवर अप कर पाएगा। कोई है एक्सेप्शनल जिनका IQ लेवल बहुत हाई है, मे बी उनका काम करे, बट हर किसी का, एवरेज लोगों का जो होता है उस तरह का मेंटल एक्टिविटीज़ काम नहीं करता है। अब ऑथर बोलते हैं, आई स्पीक विथ प्रिजुडाइज बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विथ लेस स्पिरिट एस कैलरी, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर। अब ये ऑथर बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं प्रिजुडाइज से। प्रिजुडाइज होता है प्री कॉन्सेप्ट, ओके। हम लोग कोई चीज़ को पहले ही जब एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं अपने माइंड में, उसको प्रिजुडिस बोलते हैं। विदाउट गेटिंग फर्दर डिटेल्स अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट बता लेते हैं तो उस तरह का वो ऑथर हमें बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आई बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। वो क्या बता रहे हैं कि वो एक स्लो थिंकर को बिलोंग करते हैं, उनका थिंकिंग लेवल इतना हाई नहीं है। दोज हु आर कर्स्ड विथ लेस स्पिरिट लेस कैरी, ओके। एस्पिरिदेस्केलरी एक फ्रेंच टर्म है और इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई एक कन्वर्सेशन चल रहा है और लोग उस पर अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो कहीं कहीं वहाँ पे एक ऐसा भी रिपार्टी रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद, जब कन्वर्सेशन चल रहा होता है उन्हें कोई आइडियाज़ नहीं आती, उन्हें कोई थॉट्स नहीं आती। जब कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया, सब लोग अपने घर पहुँच गए, उसके बाद उनके दिमाग में आइडियाज़ और थॉट्स आती है। तो ये बात कौन बता रहे हैं, हमारे ऑथर बता रहे हैं, ओके। कौन है, हचिनसन है। वो बता रहे कि वो
स्लो थिंकर्स में है जो कर्स्ड है, ठीक है। कर्स्ड कैसे हैं कि उनको थॉट्स हमेशा लेट आती हैं, ठीक है, कभी भी टाइम पे थॉट्स नहीं आती है। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट। अब वो बता रहे हैं कि हम उनमें से है, ठीक है, वो बता रहे हैं, वो खुद के बारे में बता रहे हैं, उनमें से है कि गारंटीड बता रहे हैं, वो फिर गारंटी दे के बता रहे हैं कि वो लोएस्ट मार्क्स स्कोर करेंगे एनी इंटेलिजेंस टेस्ट में। अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा उनका तो वो उसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स स्कोर करेंगे, खुद बता रहे हैं खुद के बारे में। बिकॉज दोज टेस्ट आर all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। अब वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, वो स्पेशली आपका मेंटल कैपेबिलिटीज़ को डिसाइड नहीं करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपका मेंटल कैपेसिटी कितना फास्ट है। स्पीड डिसाइड करते हैं आपके मेंटल कैपेसिटी का, स्पीड मेज़र होता है, आपका मेंटल कैपेसिटी मेज़र नहीं होता है इंटेलिजेंस टेस्ट में, आपका स्पीड टेस्ट होता है। आजकल के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है, तो आपका मेंटल कैपेसिटीज़ इतना नहीं होता है, पर आपका स्पीड एक टाइम टेबल दिए, एक टाइम फिक्स दिया जाता है कि 2 आवर में आपको इतने क्वेश्चंस करना है। तो वहाँ पे क्या आता है, मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिले तो आप सारा सॉल्व कर दें, बट जब आपका टाइम फिक्स हो गया, मतलब क्या, एक आपका मेंटल स्पीड देखा जा रहा है, कैपेसिटीज़ कम जांचा जा रहा है, पर मेंटल स्पीड, इस चीज़ को वो यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को वो अपोज कर रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो स्पेशली मेंटल स्पीड को टेस्ट करते हैं, ना कि मेंटल कैपेसिटीज़ को। ओके, ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। अब वो बोल रहे हैं कि जो हम लोग स्लो थिंकर्स हैं वो टेरिबली हैंडीकैप्ड है, हम लोग एकदम लाचार है। ओके, क्यों लाचार है? हम लोग गेटिंग अ लिविंग, हम अपना कमाई करने के लिए, अपने कमा के खाने के लिए भी हम लोग हैंडीकैप्ड है। क्यों? बट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ is not so much the practical use of one's mind as it used for enjoyment। तो वो तो अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहे थे कि कैसे अपना, जो भी इस तरह के लोग होते हैं जो हैंडीकैप होते हैं, स्लो थिंकर्स होते हैं, ठीक है, वो हैंडीकैप हो जाते हैं स्लो थिंकर्स बेसिकली, क्योंकि वो बाकी लोगों को मैच अप नहीं कर सकते। पर ये भी पता रही वो क्या प्रेफर करते हैं, वो सोच रहे कि ये एन्जॉयमेंट के लिए हो तो ज़्यादा ही बेटर हो। इस तरह का जो स्पीड हो वो मेंटल कैपेसिटीज़ को जांचने के लिए नहीं, बट हाँ एक एन्जॉयमेंट के लिए अगर यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर। अब वो अपने एक लाइफ इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर वो बताते हैं, इंटेलिजेंस के ऊपर ही है ये भी एग्ज़ाम्पल। तो वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, When I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog। अब वो बता रहे कि जब भी वो एक सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उन्हें एक होपलेस फॉग नज़र आता है, ठीक है, अपने आप में एक होपलेस फॉग नज़र आता है, जैसे कि चारों ओर धुंध सी फैली हुई है। क्यों? एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और 2 या 3 मिनट बाद ही, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटनमेंट। अब उन्हें, अब जब मूवी देख रहे हैं 2 से 3 मिनट हो गया, उसके 2 से 3 मिनट के बाद ही उन्हें क्या होता है, अपने वाइफ की तरफ मुड़ना पड़ता है एनलाइटनमेंट लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए। उन्हें समझ नहीं आता है जो भी कुछ चल रहा होता है, इतनी फास्ट जो भी इंसिडेंट्स चल रहे हैं, जो भी सीन्स चल रहे हैं, उन्हें जल्दी से समझ नहीं आता है। आई विस्पर, बहुत धीरे से वो पूछते हैं, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। अब वो पूछते हैं कि क्या वो सेम लड़की है जो हम लोग ने बिगिनिंग में देखा था। एंड सी विस्पर्स बैक, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। सो उनकी वाइफ आंसर करती है कि नहीं, और वो क्या बोलती है, धीरे से वो भी रिप्लाई करती है, बोलती है कि यहाँ पे 3 गर्ल है, ठीक है, 3 लड़कियाँ हैं इस फिल्म में, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट। तो बोलती है टॉल ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड बेसिकली वो उन्हें बोला जाता है जिनका हेयर कलर्ड हो और आईज ब्लू हो। तो टॉल, एक लड़की जो टॉल थी, दूसरी शॉर्ट ब्लॉन्ड थी, ब्लॉन्ड अगेन जिसका हेयर कलर्ड हो और आईज ब्लू हो, एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट। मीडियम साइज ब्रूनेट मतलब जिनका हाइट मीडियम हो, ना ज़्यादा टॉल हो ना ज़्यादा शॉर्ट हो। ब्रूनेट मतलब जिनका हेयर ब्राउन या ब्लैक कलर का हो। ओके, कॉल देम। अब जो हमारी वाइफ है, ठीक है, जो हचिनसन की वाइफ है, वो उन तीनों गर्ल को कैटेगराइज करती है ABC में। ओके, ताकि जो ऑथर हैं उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हो, उन्हें समझने में मुश्किल ना हो, इसीलिए।
तो वो सबसे पहली वाली को ए, दूसरी वाली को बी और तीसरी वाली को सी बोलती है। टॉल वाले को ए, मीडियम वाली को बी एंड शॉर्ट वाली को बी एंड मीडियम वाली को सी कैटेगराइज करती है। द हीरो इज़ द मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। अब वो हीरो को भी डिस्क्राइब कर देती ताकि उन्हें समझ में आए, और बताती कि हीरो वो है, वो आदमी है जो हमेशा जब भी अपीयर करते, जब भी आते हैं वो अपना हैट निकालते हैं। ओके, ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद द गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर। अब वो बता रही है, इस फिल्म के बारे में बता रही है, वाइफ बता रही है अपने हस्बैंड को कि वो जो हीरो है वो प्यार में पड़ जाता है किनके, वो गर्ल्स के प्यार में पड़ जाता है। कैसे प्यार में पड़ता है, पहले वो प्यार करता है बी से, बी के बाद सी से, सी के बाद ए से। इस ऑर्डर को फॉलो करता है कौन, वो जो हीरो था। एंड सो इट प्रूव्स टू बी there you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well। अब ये प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, हमारा जो माइंड है वो ट्रेन हो चुका है अपने आप को हाई गियर या जो भी गियर्स चल रहे हैं उस गियर में मेंटेन करने का। अगर कोई चीज़ फास्ट चल रही है तो हमारा माइंड उसे फास्ट कैप्चर करता है, कोई चीज़ स्लो चल रही है तो हमारा माइंड उसे स्लो कैप्चर करता है। तो ये ऑथर प्रूव करके बता दे रहे कि मेंटल कैपेसिटीज़ कैसे बढ़ती हैं। ओके, बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं, जो ऑथर हैं वो बोल रहे कि फेलो पेशेंट्स जो भी उनके साथ सिनेमा देखने आए थे, वो लोग क्या करते हैं, सिनेमा जब भी आते हैं तो वो अपने आप को फास्ट एनफ रखते हैं और कंफर्टेबली वो क्या करते हैं, रैपिड चेंजेस के साथ अपना माइंड को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, अपना सोच को भी वो अपडेट करते रहते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। और वो जो लोग हैं वो फास्टर देन, जो लोग 30 साल पहले सोचते थे उससे बहुत ज़्यादा फास्ट ये लोग सोचते हैं। ओके, पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट नाउ डेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। तो वो क्या बोलते हैं, उन्हें सोचना पड़ता है क्योंकि आजकल अगर कोई फास्ट नहीं सोचेंगे तो हाई स्ट्रीट में, इस वर्ल्ड में हमें क्या होगा, अनदर चांस, सेकेंड चांस नहीं मिलेगा सोचने या समझने के लिए। बेसिकली ये क्या होता है, ऑथर बोल रहे हैं कि लाइफ हमारा चेंज हो रहा है, हाई पेस में है, हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि लाइफ इसके बिना भी अच्छी थी, इसके साथ भी हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते, और इसके साथ जो चलता है या इसके साथ जो चल रहा है वो अचीव कर लेता है, तो इसके साथ चलने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो इसे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इसका इम्पोर्टेंस भी है। तो इस नोट पे हम लोग इसे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें। अगर आपको इस सेशन का, इस चैप्टर से कोई नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ के दीजिएगा, और मैं अपना जो टेलीग्राम का लिंक है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू वेरी मच। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंटेंट तक पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।